बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का जो हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, वो आज हम लोगों ने स्टार्ट करना है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बेसिकली क्या होते हैं, जो इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। इलेक्ट्रोड के बारे में हम शुरू वाले लेक्चर्स में डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रोड क्या होता है। उसमें हमने वोल्टिक और जो हमारे पास इलेक्ट्रोलाइटिक सेल था, उन दोनों सेल्स के अंदर हमने कुछ इलेक्ट्रोड्स डिप किए थे, और इलेक्ट्रोड्स पे जब पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है तो हम उसको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और वो कैसे क्रिएट होता है कि जब भी हम किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड को हम उसी के सॉल्ट के सोल्यूशन के अंदर हम डिप करते हैं, इंसर्ट करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो हम उसी के 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर, उसी के सॉल्ट के 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर जब हम उसको डिप करते हैं, तो उस इलेक्ट्रोड के ऊपर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, जिसको हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और अगर वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास 298 केल्विन यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्रिएट होता है, तो हम उसी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी बोलते हैं। अब जो स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड का लफ्ज इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के साथ आया है स्टैंडर्ड कंडीशन की वजह से। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी होती है कि गैसेस के केस में हम स्टैंडर्ड कंडीशन कहते हैं कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास अगर टेम्परेचर हो और 1 एटमॉस्फेयर हमारे पास प्रेशर हो, तो उस वक्त हम 0 डिग्री सेंटीग्रेड हम टेम्परेचर और 1 atm प्रेशर को हम स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या स्टैंडर्ड कंडीशन का नाम देते हैं। और सोल्यूशन की फॉर्म में जो हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, उसमें टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं होता बल्कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, प्रेशर उतना ही 1 atm होता है। तो यहाँ इस केस में हम क्या देखेंगे कि अगर हमारे पास टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो और प्रेशर 1 atm हो, तो इन कंडीशन यानी कि स्टैंडर्ड कंडीशन पे जो हमारे इलेक्ट्रोड के ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, पोटेंशियल या वोल्टेज डेवलप होगी, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोलते हैं। और स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्टैंडर्ड कंडीशन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने इसके ऊपर सर्कल डाला हुआ है या नॉट इसको बोलते हैं। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमारे पास 2 तरह का होता है कि अब हम देख चुके हैं पहले कि इलेक्ट्रोड के ऊपर एक इलेक्ट्रोड ऐसा होता है जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन होती है, एक ऐसा होता है जिसके ऊपर रिडक्शन होती है। तो 2 तरह के इलेक्ट्रोड हम यूज कर चुके हैं। उन दोनों इलेक्ट्रोड्स पे ऊपर जिसके ऊपर ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता है, तो हम उस टाइप ऑफ पोटेंशियल को हम स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी बोल सकते हैं। इसी तरह जो दूसरा इलेक्ट्रोड होता है जिस पे रिडक्शन होती है, तो उस रिडक्शन वाले इलेक्ट्रोड को के ऊपर जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, तो उस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम स्पेसिफिकली स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल भी बोलते हैं। और यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों ने याद रखनी है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है वोल्टेज की, वो इक्वल होती है लेकिन अपोजिट साइन के साथ। यानी अगर किसी इलेक्ट्रोड का जितना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा, उसका रिडक्शन पोटेंशियल भी उतना ही होगा, लेकिन रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के उलट होगा। अब यहाँ पे हम दोनों तरह के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को देखेंगे डिटेल के साथ कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल के अंदर जो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है वो क्या होता है, कैसे डेवलप होता है। इसी तरह जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो क्या होता है, कैसे डेवलप होता है। तो सबसे पहले हमने देखना है कि स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल क्या होता है। अब शुरू में हमने बात की है कि स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है, जब आप किसी मेटल के इलेक्ट्रोड को उसी मेटल के साल्ट के 1 मोलर सोल्यूशन के अंदर डिप करो। यहाँ पे स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पे मैंने एग्जांपल लिया है। मेरे पास ये जो इलेक्ट्रोड है, यहाँ पे मैंने जिंक इलेक्ट्रोड की एग्जांपल ली है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए
मैंने जिस इलेक्ट्रोड की एग्जांपल ली है या जिस मेटल का इलेक्ट्रोड यूज किया है वो मेटल कौन सी है? जिंक मेटल है। अब जिंक मेटल के इलेक्ट्रोड को हमने डिप किस चीज के अंदर करना है? उसी जिंक मेटल के साल्ट के 1 मोलर सॉल्यूशन में। ये हमारे पास इस बीकर के अंदर जिंक मेटल का साल्ट है जिंक सल्फेट, उसका 1 मोलर सॉल्यूशन हमने बनाया। इसके 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर आपने क्या करना है? जिंक मेटल के इलेक्ट्रोड को डिप करना है। अब जब आपने जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया है एज इलेक्ट्रोलाइट, तो जहरी सी बात है उस सॉल्यूशन के अंदर, अब क्योंकि ये आयनिक कंपाउंड है तो सॉल्यूशन के अंदर ये अपने आयंस में डिसोसिएट होगा। जिंक आयन भी होंगे इसके अंदर, सल्फेट आयन भी होंगे। तो जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया उसके अंदर जिंक आयन मौजूद हैं। ओके, तो जो ही आपने जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिप करेंगे तो क्या होगा कि जिंक मेटल के अंदर जो जिंक के न्यूट्रल एटम्स हैं, जिंक मेटल के जो न्यूट्रल एटम्स हैं वो क्या करेंगे? वो उस मेटल के इलेक्ट्रोड में से निकलकर जिंक न्यूट्रल से किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे? जिंक आयन में। जिंक न्यूट्रल कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा जिंक आयन में। और जिंक न्यूट्रल जो है वो जिंक आयन में कब कन्वर्ट होता है? जब वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इलेक्ट्रॉन रिमूव करता है। जब न्यूट्रल जिंक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेगा तो उस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? ऑक्सीडेशन का नाम देते हैं। यानी जो जिंक मेटल है वो ऑक्सीडाइज होगी, ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में वो जिंक आयन में कन्वर्ट होगी। अब जब जिंक आयन में कन्वर्ट होगी तो जो इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो कहां जाएंगे? वो उस मेटल के ऊपर जाना शुरू कर देंगे। यानी जब जिंक मेटल जो है वो ऑक्सीडाइज होती है तो 2 चीजें बन रही है ना, एक जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन। तो जब ये इलेक्ट्रोड के ऊपर ऑक्सीडेशन होगी तो 2 चीजें बनेंगी, एक जिंक आयन और इलेक्ट्रॉन। वो जो जिंक आयन होंगे वो सॉल्यूशन के अंदर आना शुरू हो जाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहां जाना शुरू कर देंगे? वो उसी मेटल के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे। जब वो इलेक्ट्रॉन उस जिंक मेटल के ऊपर इलेक्ट्रोड के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है और नेगेटिवली चार्ज्ड पार्टिकल उस मेटल के ऊपर जमा होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से उस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा। यानी जो इसके ऊपर पोटेंशियल आना शुरू हो जाएगा वो नेगेटिव होगा, यानी उस इलेक्ट्रोड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आना शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन में मौजूद अपने इस इलेक्ट्रोड के सराउंडिंग में या एटमॉस्फेयर में मौजूद पॉजिटिव आयन को अट्रैक्ट करना शुरू कर देगा। ठीक है, यानी आप देखें अगर कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज हुआ और ऑक्सीडाइज होने के बाद यानी ऑक्सीडेशन के रिजल्ट में इलेक्ट्रोड के ऊपर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्रिएट हो गया, इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर ये प्रोसेस एसटीपी पे हो रहा है तो उसी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम क्या नाम देते हैं? स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। अब जो जिंक का आपके पास स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, अब इसको फर्दर समझने से पहले मैं आपको स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल समझा दूं, फिर मैं इन वैल्यूज की जाने पाऊंगा। अब यहां पे हमने जो इलेक्ट्रोड लिया था ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हवाले से वो हमने जिंक लिया था। और अब हम यहां पे देखेंगे स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के केस में जो आपने इलेक्ट्रोड यूज किया है वो कौन सा है? वो कॉपर का इलेक्ट्रोड है। जिस मेटल का इलेक्ट्रोड आपने लिया है या बनाया है उस मेटल का इलेक्ट्रोड को आपने उसी मेटल के साल्ट के सॉल्यूशन के अंदर डिप करना है। अब ये कॉपर का इलेक्ट्रोड है तो इसको किस में डिप करेंगे? कॉपर सल्फेट के 1 मोलर सॉल्यूशन के अंदर। अब जो ही मैंने कॉपर के इलेक्ट्रोड को इसके अंदर डिप किया, अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर ऑलरेडी कॉपर आयन मौजूद होंगे ना, क्योंकि आपने कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया है। सॉल्यूशन के अंदर कॉपर आयन भी होंगे, सल्फेट आयन भी होंगे। तो जो ही मैंने कॉपर का इलेक्ट्रोड डिप किया इस इलेक्ट्रोलाइट के अंदर, तो उस इलेक्ट्रोलाइट में जो मौजूद कॉपर आयंस थे वो मूव करेंगे उस कॉपर के इलेक्ट्रोड की जानिब
अब कॉपर के इलेक्ट्रोड में से वो इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे। अब मेटल है तो मेटल का जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उनको ये कॉपर आयन जो कि सोल्यूशन में मौजूद है, सोल्यूशन जाएगा इस इलेक्ट्रोड की जानिब, उस इलेक्ट्रोड से वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, खींच लेगा। जब कॉपर आयंस इन इलेक्ट्रॉन्स को खींचेगा, कैप्चर करेगा, तो उस कॉपर आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन की एडिशन हो जाएगी जिसको हम रिडक्शन का नाम देंगे, यानी रिडक्शन का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। यहां पे क्या हुआ था कि उस मेटल में से न्यूट्रल एटम इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे और आयन बन के सोल्यूशन में आना शुरू हो जाएंगे। इसमें क्या हो रहा है कि सोल्यूशन में मौजूद जो आयन है वो इलेक्ट्रॉन लेंगे, कहां से लेंगे, उस मेटल से लेंगे और किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मेटल, न्यूट्रल मेटल में, यानी रिडक्शन होना शुरू हो गई है। यानी कॉपर आयन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन लेंगे और कॉपर मेटल में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएंगे, और जब एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रही है तो वो रिडक्शन हो रही है, जब रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन हुई थी तो वो ऑक्सीडेशन हुई थी। अब जो ही इस कॉपर के इलेक्ट्रोड में से इलेक्ट्रॉन निकलते जाएंगे, किधर निकलते जाएंगे, यहां से इलेक्ट्रॉन निकलकर ये जो कॉपर आयन है वो कैप्चर करके उन इलेक्ट्रॉन को यूटिलाइज करके कॉपर मेटल की फॉर्म में इस मेटल के ऊपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा। अब इस मेटल के जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहां जा रहे हैं, वो तो यूटिलाइज हो रहे हैं, जिनको यूटिलाइज कौन कर रहा है, ये कॉपर आयन कन्वर्ट कर रहे हैं रिडक्शन प्रोसेस करने के लिए। तो इस कॉपर से जब इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन की कमी होती गई, उस इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन की जब कमी होती गई तो उस इलेक्ट्रोड पे चार्ज कौन सा आना शुरू हो गया, पॉजिटिव चार्ज आना शुरू हो गया। यानी रिडक्शन के केस में उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो चार्ज आ जाता है वो पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब उस इलेक्ट्रोड पे पॉजिटिव चार्ज आ जाता है तो वो अपने एटमॉस्फेयर में या सराउंडिंग में जो नेगेटिव चार्जेस होंगे इलेक्ट्रोलाइट के अंदर वो अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएंगे, किस जानिब, इस इलेक्ट्रोड की जानिब जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो। तो जब हम किसी भी, चाहे वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, सपोज इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हम, आपको पता है कि दो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं, और जब दो इलेक्ट्रोड डिप करते हैं और उनको हम बैटरी के साथ कनेक्ट करते हैं तो वो जो बैटरी होती है वो क्या करती है, वो एक्चुअली उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करवाती है। उसमें होता क्या था कि जो दोनों इलेक्ट्रोड होते थे उस पे एक पे पॉजिटिव पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता था, एक पे नेगेटिव, यानी एक को हम एनोड का नाम देते थे और एक को कैथोड का नाम देते थे। यानी ऐसे समझ लें जहां पे ऑक्सीडेशन का प्रोसेस होता था, अब ये ऑक्सीडेशन का प्रोसेस है ना, ऑक्सीडेशन प्रोसेस के रिजल्ट में इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया और यहां पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना शुरू हो गया। अब जो इलेक्ट्रोड्स है उस पे कब नेगेटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और कब पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा वो डिपेंड करेगा कि जिस मेटल का आप इलेक्ट्रोड बना रहे हो उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा होता है या रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होता है। फॉर एग्जांपल अब यहां पे मैंने कॉपर मेटल का इलेक्ट्रोड लिया तो इस पे नेगेटिव चार्ज डिपॉजिट होना शुरू हो गया और इसमें जो प्रोसेस हुआ वो ऑक्सीडेशन हुआ। अब सवाल ये स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं कि भाई यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल क्यों क्रिएट नहीं हुआ, या यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही क्यों हुई है, जिंक की रिडक्शन क्यों नहीं हुई, या अगर यहाँ कॉपर के केस में रिडक्शन हो रही है जिसके रिजल्ट में पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर रिडक्शन अगर हो रही है तो ऑक्सीडेशन क्यों नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि हर मेटल का अपना अपना ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और अपना अपना रिडक्शन पोटेंशियल होता है। अब अगर मैं बात करूं तो जब मैंने जिंक मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला, तो जिंक मेटल का जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो है पॉजिटिव 0.76 वोल्ट और रिडक्शन पोटेंशियल मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू एक दूसरे के बराबर होती है लेकिन अपोजिट होती है। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव 0.6 है तो रिडक्शन पोटेंशियल डेफिनेटली सी बात है नेगेटिव 0.76 वोल्ट होगा। अब अगर इन दोनों
यानी जिंक के ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज पे अगर गौर करें तो कौन सी वैल्यू ज्यादा है? जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि ये पॉजिटिव में है। अब जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल से जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो जिंक ऑक्सीडाइज होने की कैपेबिलिटी ज्यादा रखता है, और जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू क्योंकि कम है, नेगेटिव में है, तो जिंक रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी कम रखता है। इसी तरह अगर हम इस इलेक्ट्रोड को देखें तो यहां पे कॉपर इलेक्ट्रोड की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो पॉजिटिव है, और कॉपर इलेक्ट्रोड के जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है वो उतनी ही है बट उसके अपोजिट है। तो अगर हम कॉपर के रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात करें तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है, इसलिए कॉपर हमेशा रिड्यूस होने की कैपेबिलिटी ज्यादा रखता है। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो जिसकी इन दोनों जिंक और कॉपर में से जिसकी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा होगी वो ऑक्सीडाइज होगा। अब दोनों की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू अगर हम देखें तो जिंक की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू है +0.76 वोल्ट और इसकी ऑक्सीडेशन कितनी है -0.34 वोल्ट। अब इस जिंक से कॉपर की ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है तो इसलिए जो जिंक का इलेक्ट्रोड होगा उस पे हमेशा ऑक्सीडेशन होगी, उसकी ऑक्सीडेशन होगी। इसी तरह अगर हम दोनों की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देखें तो जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम है एज कंपेयर टू कॉपर। कॉपर की जो रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू है वो +0.34 वोल्ट है। अगर हम जिंक की रिडक्शन पोटेंशियल देखें तो वो -0.76 वोल्ट है। तो +0.34 वोल्ट पॉजिटिव वैल्यू है, बड़ी वैल्यू है, तो कॉपर की रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो जिंक से ज्यादा है तो इसलिए कॉपर हमेशा रिड्यूस होगा। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की हवाले से हमने बात की है। नेक्स्ट इंशाल्लाह फिर हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।